हेलो एवरीवन, नमस्ते। दून जी के वैली में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मिड जून तक के करंट अफेयर्स टू एमसीक्यूज। जी हाँ, टॉप 50 एमसीक्यूज। और आप किसी भी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो, आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर नोट्स एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये आपका पहला प्रश्न, ये आपसे पूछता है वर्ल्ड ओशियंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 5 जून यानी 5 जून को, बी 8 जून यानी 8 जून को, सी 9 जून यानी 9 जून को, या डी 10 जून 10 जून को। लेट्स फाइंड आउट। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर होगा वो आपका ऑप्शन बी। जो वर्ल्ड ओशियंस डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 8 जून को। और हम इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। ओके। अब जनरल रीजन क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे आपके जो समुद्र तट की सफाई के अभियान आयोजित किए जाते हैं, राइट। हम इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। इसको ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन कब मिला? 2008 के अंदर। ओरिजिनली इसको कब प्रपोज किया गया था? ड्यूरिंग अर्थ समिट 1992 में। आप सब जानते हैं ओशियंस दे कवर अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सरफेस, राइट। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की हम बात करें तो जो 50% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन है रफली की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आती है? आपके थ्रू ओशियंस। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है? तो जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स और साइनोबैक्टीरिया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे जनरेट ऑक्सीजन। पता है ना आपको, जब फोटोसिंथेसिस होता है आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का, O2। ओके। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इससे रेलेवेंट है? वो आपका SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। फिर वो आपके मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं ओशंस के लिए? तो प्लास्टिक पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, ओशन एसिडिफिकेशन एंड कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ मेसेलिना बिश्नोई इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स। मेसेलिना बिश्नोई की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है। तो आपके ऑप्शन है ए द फर्स्ट रेप्टाइल डिस्कवर्ड इन राजस्थान, राजस्थान में खोजा गया पहला सरीसृप। बी द फर्स्ट कंफर्म्ड रिकॉर्ड ऑफ द जीनस मेसेलिना इन इंडिया, भारत में मेसेलिना जीनस का पहला प्रमाणित रिकॉर्ड। सी द फर्स्ट वेनेमस लिजर्ड इन इंडिया, भारत में पहली जहरीली छिपकली। या डी द फर्स्ट डेजर्ट रेप्टाइल इन एशिया, एशिया में पहला रेगिस्तानी सरीसृप। तो जो उसका राइट आंसर होगा जो वो मेसेलिना बिश्नोई है, ये क्या है? भारत में मेसेलिना जीनस का पहला प्रमाणित रिकॉर्ड। ठीक, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो पहले क्या था कि इसके हिस्टोरिकल रेफरेंस थे, वो एग्जिस्ट हुआ करते थे, बट हमारे पास कोई स्पेसिमन नहीं था, जैसे एक नमूना आप बोलते हैं उसको, राइट ना। बट क्या है कि अब इसको ऑफिशियली रिकॉर्ड कर लिया गया है। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये है मेसेलिना बिश्नोई, एक रेगिस्तानी छिपकली आप इसको बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है? इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिश्नोई है, ओके राइट ना, जो वहाँ की कम्युनिटी है, बिकॉज दे आर वेरी कमिटेड टूवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनको ऑनर करने के लिए उनका नाम इसमें एड ऑन किया गया है। ओके। और जीनस क्या होता है आपका? जीनस होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रहे हों और बायोलॉजी के, तो आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पता होगा, जो रहे होंगे, ओके राइट ना। तो उसमें क्लासिफिकेशन होता है जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो जीनस क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्राइमरली मेजर? PPI। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मुख्य रूप से क्या मापता है? तो आपके ऑप्शन है ए प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई कीमतें। बी प्राइजेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट, उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए मिलने वाली कीमतें। सी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, शेयर बाजार का प्रदर्शन। यह डी हाउस होल्ड इनकम लेवल्स, परिवारों की आय का स्तर। तो जो इसके अंदर राइट आंसर होगा, देखिए जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है जनरली क्या मेजर करता है? प्राइजेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। जनरली क्या होता है कि जब आप मतलब सप्लाई चेन होती है, ठीक है राइट ना, मतलब रॉ मटेरियल से जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनता, तो उसके बीच में जो भी उन रॉ मटेरियल होगा, ठीक है राइट ना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे, अगर उनमें प्राइस राइज होता है तो इट इज़ शोन इन PPI। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टील मैन्युफैक्चरर है, अब वो अपने जो स्टील का प्राइस है वो बढ़ा रहा है, पहले 50,000 पर टन था, अब उसने कितना कर दिया है? 55,000 पर टन कर दिया है। तो जो राइज होगा, जो बढ़ोतरी होगी, ये PPI में दिखाई देती है। ओके।
अब आप कहेंगे पीपीआई और एक होता है सीपीआई, ठीक है, दोनों इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होते हैं, ठीक है, राइट ना। अब जो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव्स के लिए होता है, और जो पीपीआई है प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव होते हैं इसमें, ठीक है, राइट ना। अब जनरली क्या होता है पीपीआई के अंदर की, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान बना रहे हैं, ठीक है, राइट ना, उनको क्या प्राइसिंग पे वो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये शो होता है इसके अंदर। अब जनरली ये कॉमन डिफरेंस अगर हम बात करें तो कंज्यूमर जो पे करते हैं तो उसके अंदर, मतलब जो एंड यूजर की हम बात करें तो वो टैक्सेस वगैरह सब पे करते हैं उसके अंदर, ठीक है, राइट ना। इसमें ये चीज़ जनरली पीपीआई के अंदर नहीं होती। खैर एक बड़ा टॉपिक है, इस पर हम कभी बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सप्लाई चेन कवरेजेस, जैसे रॉ मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, राइट ना, प्राइस राइज होगा तो आपका पीपीआई के अंदर शो हो जाता है। अब जनरली क्या होता है कि इकोनॉमिक गेज होता है, ठीक है, राइट ना, इससे आप जो इन्फ्लेशन होते हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं। अब जनरली जो बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं वो थ्रू पीपीआई मतलब ये सब चीज़ें मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब कंज्यूमर्स के पास वो महंगाई पहुंचने से पहले मेजर की जाती है कि मतलब कितनी हो सकती है। अब जनरली जो सीपीआई होता है उसमें तो डेली बेसिस पे मतलब इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, राइट ना। बट पीपीआई में क्या होता है कि अब वो प्रोडक्ट बनेंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, फिर वो शेल्फ्स में जाएंगे, तो मतलब वो 4-5 महीने बाद पहुंचते हैं वहाँ पे, ठीक है, राइट ना। तो जनरली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यहाँ से मेजर करते हैं कि मतलब कितनी महंगाई उस टाइम पे हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ग्लोबल विंड डे हर साल कब मनाया जाता है? ओके, तो आपके ऑप्शन है ए 5 जून 5 जून को, बी 8 जून 8 जून को, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया, इस पर वर्ल्ड ओशंस डे होता है। सी 15 जून 15 जून को, या डी 21 जून 21 जून को। ओके, तो जो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। जो ग्लोबल विंड डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 15 जून को, राइट। ओके, और हम ये इंटरनेशनल डेज हमेशा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मतलब जनरली जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, राइट ना, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विंड एनर्जी, और उसका क्या रोल है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के अंदर। आप देख रहे हैं कि मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर पॉल्यूशन की भी दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, राइट ना। इकोनॉमी की भी हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ओके, तो आपके ऑप्शन ए सोलर पैनल, बी विंड टर्बाइन या पवन टर्बाइन, सी ट्रांसफॉर्मर, डी आपका जनरेटर मोटर। तो जनरली जो होता है कि जो वो डिवाइस जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम विंड टर्बाइन कहते हैं, राइट ना। इसके अंदर ऑप्शन बी सही होगा, वो होती है आपकी विंड टर्बाइन। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है, राइट ना। देखिए आपकी एक विंड टर्बाइन है, ओके, राइट, अभी हवा चल रही है, ये विंग्स हैं, ये रोटर होता है यहाँ पे। ओके, तो जब रोटर घूमता है, पंखों की वजह से रोटर घूम रहा है, तो यहाँ पे एक शाफ्ट होती है। ओके, ये लो स्पीड शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब क्या होता है कि पावर ट्रांसमिशन करने का काम होता है, जो रोटेशनल मोशन होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना, ठीक है, राइट ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाना। तो ये आपका रोटर हो गया, शाफ्ट लगी हुई है, ये गियर बॉक्स होता है, ठीक है, राइट ना। गियर बॉक्स से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, राइट ना, ये हाई स्पीड शाफ्ट होती है। यहाँ से रोटेट होते हुए कहाँ जाती है? आपकी जनरेटर के अंदर, ठीक है, राइट ना। अब जनरेटर क्या होता है? जनरेटर में आपके कॉपर कॉइल्स होते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब वो कॉपर कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मतलब रोटेट करते हैं तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और इससे फिर बिजली जनरेट होती है। मैं डीप में नहीं बताऊंगा, ये साइंस टॉपिक हो गया। यहाँ पर जो इसके ऊपर लॉ है वो कौन सा है? आपका फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरेटर कौन से लॉ पे काम करता है, तो आपका है फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो ये आपकी है विंड टर्बाइन, रोटर स्पिन्स, स्पीड इंक्रीजेस और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is PM Modi, Prime Minister Modi's June 2026 visit to Slovakia considered historic? Okay, ये स्लोवाकिया का फ्लैग है। पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी की जून 2026 की स्लोवाकिया यात्रा को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? ओके, तो आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन टू स्लोवाकिया, किसी भारतीय की स्लोवाकिया की पहली यात्रा। बी फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू स्लोवाकिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। सी द फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड इन स्लोवाकिया, स्लोवाकिया में आयोजित पहला भारतीय और यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन। या डी
फर्स्ट विजिट बाय एनी एशियन लीडर टू स्लोवाकिया, किसी एशियाई नेता की स्लोवाकिया की पहली यात्रा। तो जो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इसको इतना हिस्टोरिक क्यों माना जाता है? क्योंकि स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। उनको आज़ादी कब मिली थी? 1993 के अंदर। ओके, ठीक है, राइट ना? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। When they got the independence in 1993. Okay, so that's why it's historic. Next question. Lieutenant General Dheeraj Seth has been appointed as the next. ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला क्या नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक है, तो सी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या आपका डी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ओके, तो लेफ्टिनेंट जनरल इसके बाद प्रमोट होकर क्या बनेंगे? जनरल बन जाएंगे। तो ये इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। तो अभी जो करंट में हमारे जनरल हैं उपेंद्र त्रिवेदी जी, ठीक है, राइट ना? उनका जो टेन्योर है वो 30 जून तक है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह फिर कौन यहाँ पे वो पदभार संभालेंगे? आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ओके, तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Delhi High Court recognized the right to be forgotten as a facet of which fundamental right? दिल्ली हाई कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना है? ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ के अंदर था। तो आपके ऑप्शन है ए राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। ओके, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, आप सब जानते हैं। बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। सी राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, या डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। ओके, राइट। ह्यूमन एक्सप्लाइटेशन या फोर्स लेबर या जो बच्चों को हैजार्डस जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना वगैरह, ओके, ठीक है, राइट ना? वो आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन में आते हैं। जो इसका सही आंसर होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि जो भूल जाने का अधिकार है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार। ठीक, तो ये आपका किसके अंदर होता है? आर्टिकल 21 के अंदर। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। अब जनरली क्या होता है कि जैसे कुछ केसेस होते हैं, अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिमोनियल केसेस हैं, ठीक है, राइट ना? शादी वादी वाले जो होते हैं, या फिर कोई ऐसा केस है कि मतलब जिसमें जजमेंट आ चुका है एंड यू हैव बीन एक्विटेड, कि मतलब आपको छोड़ दिया गया है, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे, उनका मतलब जजमेंट आ चुकी है, ठीक है, राइट ना? उनका निर्णय हो चुका है। तो उसके बाद ये माना जाता है कि वहाँ पे फिर आपका नाम रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जजमेंट्स आ चुके हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि जो ऐसे केसेस होते हैं मतलब उसमें ना वहाँ पे उनके नाम वहाँ से फिर हटा देने चाहिए। ओके, राइट। तो ये अधिकार लोगों को अपनी निजी जानकारी को सार्वजनिक डिजिटल एक्सेस से हटाने की सुविधा देता है, ठीक है, राइट। मेरा नाम था जब तक केस में, तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब जजमेंट आ चुका है या मुझे वहाँ से रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया, ठीक है। तो जब उस जानकारी का कोई जायज़ सार्वजनिक मकसद न आ जाए तो उसको फिर उस नाम को वहाँ से हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कैरी आंसर आप सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए 22 जून, बी 5 जून यानी 5 जून को, सी 8 जून 8 जून को, या डी 16 जून 16 जून को। जो विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे ख्याल से जो कंडीशंस है अभी ग्लोबली, हमें मतलब हर दिन ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। लेट्स सी, तो ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? टू इनकरेज ग्लोबल अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो आजकल के टाइम में मेरे ख्याल से लोगों के अंदर सबसे कम है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे टाइम पे भी अगर एनवायरनमेंट कोई सब्जेक्ट होता तो एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता था, मतलब मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आता था, ठीक है, राइट ना? बस उसमें नंबर बढ़ जाते थे। बट आप डे टू डे लाइफ देखेंगे, अगर आप दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब EQI सबसे हाई है, ओके, राइट। यहाँ पे हीट वेव्स तो मतलब रेगुलर हो गई है। अगर उसके बाद भी लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब एक टाइम बाद फिर कोई बचेगा भी नहीं इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, ओके, राइट ना? फिर एक टाइम बाद क्या होगा कि एक नो पॉइंट ऑफ रिटर्न आ जाएगा कि जहाँ से मतलब आप फिर कुछ भी कर लें फिर चीज़ें सुधरेंगी नहीं। तो दिस इज़ द टाइम कि मतलब अभी कुछ किया जाए। तो थीम है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी एग्जाम्स के अंदर थीम पूछ ली जाती है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी 2026 की क्या थी, तो इस बार की थी आपकी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ओके,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड हम कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। डेट 5 जून, स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया था? 1973 के अंदर। लीडिंग एजेंसी कौन सी होती है आपकी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, मेन गोल क्या होता है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्शन। 3 Rs जो इससे रिलेटेड है आपके: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जनरली क्या होता है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाए, जो एनवायरनमेंट है उसको बचाया जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मतलब उनको सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। ठीक है, राइट ना, जो आगे फ्यूचर्स जनरेशन है उनके लिए वो रहें। तो रिड्यूस मतलब कि जितने कम से कम वो वेस्ट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, राइट ना। रीयूज़ करें, अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप किसी दूसरे को दे दें या उसको रीपर्पस कर लिया जाए, किसी और जगह उसको यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, राइट। रिसाइकल हो गया मतलब जैसे प्लास्टिक रिसाइकल होता है तो आप क्या करें कि उसके बाद उसको रिसाइकल करके एक नई चीज़ में बना लें। राइट, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सोलर, विंड, हाइड्रो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से क्या होता है आप सब जानते हैं। मेजर इश्यूज़ क्या आपका? क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, कई बार क्या होता है कि आपको जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, राइट ना, अब आपको ये हैव टू राइट डाउन अ सब्जेक्टिव। अब हमें पता तो होता है बट लेकिन हमारे पास एक की पॉइंट्स नहीं होते जैसे डॉट्स फॉर्म में। ठीक है, राइट ना। तो जनरली क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए इफ यू नीड टू गेट गुड मार्क्स इन दिस दैट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्यूजिटिव प्लास्टिक? ओके, प्लास्टिक भी फ्यूजिटिव होता है। तो फ्यूजिटिव प्लास्टिक की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? आपके ऑप्शन है: ए, प्लास्टिक यूज्ड ओनली इन इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक दैट केवल उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक। ऑप्शन बी, प्लास्टिक दैट स्केप्स इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम मैनेज्ड सिस्टम्स, मैनेज्ड सिस्टम से पर्यावरण में रिसने वाला प्लास्टिक। ऑप्शन सी है आपका, प्लास्टिक दैट कैन बी रिसाइकल्ड रिपीटेडली, जैसे बार बार रिसाइकल किया जा सके ऐसा प्लास्टिक। या ऑप्शन डी, प्लास्टिक मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, प्राकृतिक पदार्थों से बना प्लास्टिक। देखिए, जो फ्यूजिटिव प्लास्टिक होता है वो होता है कि जनरली आपका एक डिस्पोजेबल सिस्टम होता है। ठीक है, राइट ना, डिस्पोजेबल या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो वहाँ से जो प्लास्टिक बच के निकल जाता है फिर वो एनवायरनमेंट के अंदर जाके उसको पॉल्यूट करता है, चाहे धरती है या आपके वाटर सोर्सेज हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिर फ्यूजिटिव प्लास्टिक। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही आंसर होगा, प्लास्टिक दैट स्केप्स इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम मैनेज्ड सिस्टम्स। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही है। अब जनरली क्या होता है कि जैसे आपने प्लास्टिक्स को प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं किया या ट्रांसपोर्ट लॉसेज होते हैं कई बार, ठीक है, या लिटरिंग हो गई, जैसे हम खुद ही लोग प्लास्टिक फैलाते रहते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, आपने चिप्स के पैकेट वगैरह खाए और बाहर फेंक दिए। ये इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट है कि हम उसको सही से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्यूजिटिव प्लास्टिक्स है ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में फिर ये मिक्सअप हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि जैसे एक प्लास्टिक बैग है, अब ये उड़ के एक लैंडफिल साइट थी जहाँ पे आप कूड़ा डालते हैं, वहाँ से उड़ के कहाँ पहुँच गया? नियर बाय रिवर के अंदर पहुँच गया। तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक को डिस्पोज होने में मतलब खुद से खत्म होने में कितने हज़ारों साल लगेंगे उसको। ठीक है, राइट ना। तो तब तक वो उस पानी को, वाटर रिसोर्स को क्या करेगा? पॉल्यूट करता रहेगा। तो ऐसे प्लास्टिक्स भाई साहब को बोला जाता है फ्यूजिटिव प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नर्डल्स? नर्डल्स क्या हैं? ओके, तो आपके ऑप्शन है: ए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स; बी, प्लास्टिक पैलेट्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पैलेट्स; सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिग्रेड प्लास्टिक, प्लास्टिक को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव; एंड डी, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीनें। ओके, तो जो सही आंसर होगा इसके अंदर वो होगा हमारा इसमें ऑप्शन बी। जो नर्डल्स होते हैं, नर्डल्स क्या होते हैं? जैसे मतलब बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, राइट ना, रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक को बनाने के लिए, तो उनको नर्डल्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब दाल के आकार, दाल जैसे दाल होती है ना आपके, उसके दाने होते हैं उनके उस साइज़ का होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं नर्डल्स प्लास्टिक में। तो मतलब मोस्टली जितने भी आप प्लास्टिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे होते हैं तो मिलियंस आर लॉस्ट, जैसे शिपिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, राइट ना, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कई बार क्या होता है कि मतलब खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट ना, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या आप हैंडलिंग करते टाइम पे। ओके, राइट ना। कई बार फिर क्या होता है कि जब वो ऐसे लॉस्ट हो जाते हैं तो या तो वो बीचेस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, राइट ना, वो पानी में पहुंच जाते हैं या ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, तो क्रिएटिंग अ सीवियर इन्वायरमेंटल हैजार्ड। तो इनको बोलते हैं नर्डल्स। ये बहुत छोटे छोटे मतलब दाल के दाने के आकार के होते हैं आपके प्लास्टिक्स ना, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इनको। तो सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन हम देख सकते हैं कि हम लोग जैसे लिटरिंग, ये तो खैर हम लोग करते ही हैं। मैंने मतलब फ्रॉम उत्तराखंड तो मैं देख रहा था वहाँ पे भी जाके कि मतलब खैर ये हर जगह की कहानी है। कहीं भी हम किसी टूरिस्ट हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके फिर हम अपना सिविक सेंस की जो वो होते हैं ना, मतलब कि सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पे हम डाल के आ जाते हैं कि भाई हमारा सिविक सेंस कितना अच्छा है, मतलब वो ए प्लस है कि सी माइनस है।
तो प्लास्टिक बॉटल्स थ्रोन ऑन रोड्स, आपने देखा कि लिटरिंग बोलते हैं इसको, लैंडफिल्स हो गया, ठीक है राइट ना, यहाँ पे कूड़ा फेंका, इसके अंदर डिस्पोजेबल नहीं थे प्रॉपर, मतलब प्लास्टिक अलग नहीं किया गया, डाल दिया गया, तो वहाँ से प्लास्टिक बैग उड़ के दूसरी जगह पहुँच गए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जो नर्डल्स होते हैं ये लॉस्ट हो गए, ठीक है राइट ना, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई। फिशिंग हो गया, फिशिंग के थ्रू भी जैसे नेट्स वगैरह होते हैं, ये रस्सियाँ होती हैं प्लास्टिक की, ठीक है राइट ना, तो वहीं यूज़ किया, वहीं फेंक दिया। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ हो गया, आपने देखा होगा कि जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो उसके अंदर ऐसे रैपर्स प्लास्टिक की बोतलें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो एट दी एंड ऑफ द डे कहाँ जाती हैं, फिर आपके वाटर सोर्स में जाके मिल जाती हैं। तो ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन है, और इसमें सारे मेरे ख्याल से तो सारे मैन मेड ही हैं इसके अंदर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है राइट, आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस वी मोहन्ना बिकेम द डैश विमेन जज इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्टिस वी मोहना भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में डैश महिला जज बनी, ठीक है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जज अपॉइंट किया गया है इनको, वी मोहना को, तो ये कौन से नंबर की जज है, ठीक है राइट ना, मतलब इससे पहले कितने महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये अब कौन से नंबर की बनी है, तो आपका ऑप्शन है ए 8वीं, बी कहता है 10वीं, सी कहता है 12वीं, या डी कहता है 15वीं। जो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो जस्टिस वी मोहना है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज बनी है, तो ऑप्शन सी इसके अंदर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है राइट ना। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया, तो शी वॉज देयर प्रैक्टिसिंग एज अ सीनियर एडवोकेट, अब उनको जस्टिस बना दिया गया, मतलब जज बना दिया गया वहाँ पे। और इससे पहले ऐसी कौन सी एक और लेडी थी, इंदू मल्होत्रा, वो भी सीनियर एडवोकेट थी, फिर उनको जज अपॉइंट किया गया था, ओके। तो उनके बाद ऐसी सेकंड एडवोकेट है हु हैज़ बीन एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री की सुप्रीम कोर्ट की, तो मतलब अराउंड 1989 अक्टूबर टिल अक्टूबर 6 1989 तक वहाँ पे सारे जो मेल जजेस हुआ करते थे, मतलब विमेन नहीं थी वहाँ पे, ठीक है राइट ना। तो तब जो आप सब जानते हैं कि जो जस्टिस फातिमा बीवी थी, वो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट। और किसके टाइम पे वो बनी थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइम थे आपके CGI ES वेंकटारमैया, ठीक है राइट, उनके टेन्योर में ये पहली वुमेन जज वहाँ पे अपॉइंट हुई थी। और माना जा रहा है कि अभी नेक्स्ट ईयर आई थिंक सितंबर 2027 के अंदर जो जस्टिस BV नागरत्ना है, ये इनकी डॉटर है ES वेंकटरमैया की ना, तो शी इज़ गोइंग टू बी सेट, शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वुमेन CGI नेक्स्ट ईयर, मतलब ऑन सीनियोरिटी बेसिस माना जा रहा है कि मतलब ये पहली वुमेन CGI बनेगी भारत की नेक्स्ट ईयर, ओके। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जस्टिस BV नागरत्ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सुदर्शन चक्र इज प्राइमरली रिलेटेड टू, मिशन सुदर्शन चक्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए। तो आपका ऑप्शन है ए स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, बी एयर एंड मिसाइल डिफेंस, वायु और मिसाइल रक्षा, सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, नदी जोड़ो परियोजना, या डी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अब खैर अगर आप इनकी फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पे तो आप गैस कर सकते हैं, जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एयर एंड मिसाइल डिफेंस से रिलेटेड है। जो मिशन सुदर्शन चक्र है ये किससे रिलेटेड है आपका, एयर एंड मिसाइल डिफेंस से। तो जनरली किसमें क्या होगा कि मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड दी जाएगी, ओके राइट, ऐसे करके। तो जैसे अभी आपने देखा था कि जैसे आजकल क्या होता है कि मतलब कॉम्बैट बैटल्स में ऐसे मैन टू मैन फाइटिंग तो होती नहीं है, ज़्यादातर वो वेपन्स को यूज़ करते हैं, एरियल वेपन्स वगैरह, वो ना टेक्नोलॉजीज़ को, तो जैसे मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, तो एरियल थ्रेट्स होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे सुदर्शन चक्र एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम बना रहे हैं, ठीक है राइट ना, मल्टी लेयर डिफेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसराइल्स का आयरन डोम है, ठीक है राइट ना, आपने देखा होगा इसका काफ़ी नाम आता है इसराइल के आयरन डोम का, तो ये उसी की तरह सिमिलर होगा, बट इसको डिज़ाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियाज रिक्वायरमेंट्स, ओके, इसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP31 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो COP31 किस देश में आयोजित किया जाएगा, आपके ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी तुर्की है, जो पहले तुर्की था आपका, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, तुर्की है, ठीक है राइट ना। तुर्की इस बार इसका होस्ट है, जो इसको होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, ठीक है राइट। ये कब से कब तक के लिए शेड्यूल है, ये आपकी है 9 से 20 नवंबर 2026 के अंदर, और ये कहाँ पे होगी आपकी अंतालिया तुर्की के अंदर, ओके राइट, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा सेशन है, ये 31st सेशन है, ओके, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 31st सेशन है अंडर द UNFCCC। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। तो होस्ट एंड प्रेसिडेंसी की हम बात करें तो जो तुर्की है इसका ऑफिशियल होस्ट है, ठीक है राइट, प्रेसिडेंसी उसके पास ही रहेगी 1 साल के लिए।
और जो वाइल ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर होगा, बट ऑस्ट्रेलिया सर्व करेगा प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस, ठीक है, राइट ना, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, बट ऑस्ट्रेलिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशन है, बट इसको ऑफिशियली होस्ट कौन कर रहा है, आपका तुर्की कर रहा है, ठीक। ये आप भी देख सकते हैं, COP31 तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया विल वर्क टुगेदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, was elected president of the 81st session of the United Nations General Assembly, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपके ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, बी एंड्रियास एस काकोरिस, सी खलीलुर रहमान, या डी मोहम्मद यूनुस। तो जो इसके अंदर सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो खलीलुर रहमान है, इनको अभी जो 81st सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उनको प्रेसिडेंट यहाँ का अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, ठीक है, राइट ना। तो इनके यहाँ पे दो कैंडिडेट्स थे जिनके आपस में मतलब इलेक्शन हुए थे, ठीक है, राइट ना। तो एस्काकोरिस थे इनके वर्सेस में, मतलब अगेंस्ट में, बट वो हार गए थे, एंड ही वाज फ्रॉम सिप्रस। तो ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, इनको अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन का। तो इनके पास प्रेसिडेंसी कब तक रहेगी, 1 साल के लिए, ठीक है, राइट ना। जो टेन्योर होता है इनका 1 साल का होगा, 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इससे रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, ओके। तो इनमें से कौन सा UNGA प्रेसिडेंट का काम नहीं है, राइट। तो आपके ऑप्शन है ए प्रिसाइडिंग ओवर प्लेनरी मीटिंग्स, पूर्ण सत्र की बैठकों की अध्यक्षता करना, बी फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अमंग मेंबर स्टेट्स, सदस्य देशों के बीच चर्चा में मदद करना, सी मैनेजिंग द सेशन एजेंडा, सत्र के एजेंडा का प्रबंध करना, एंड डी एक्सरसाइजिंग वीटो पावर ओवर रेजोल्यूशंस, प्रस्तावों पर वीटो पावर का इस्तेमाल करना। अब आजकल ना UPSC में ऐसे आता है वो, मतलब पहले क्या होता था कि कौन सा सही है, अब वो पूछते कि कौन सा सही नहीं है, रिवर्स कर दिया, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए फिर ना। तो जो उसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो प्रेसिडेंट है वो ये वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, राइट ने, बाकी सारी चीज़ें वो करता है, चाहे वो मीटिंग्स को लेके प्रेसाइड करना हो या डिस्कशंस को फैसिलिटेट करना हो, ये सेशंस जो होते हैं उनका एजेंडा को मैनेज करना हो, ये सारी चीज़ें वो करता है, बट यहाँ पे वो वीटो पावर का यूज़ नहीं करता। जनरली आप जानते हैं जो वीटो पावर होती है उनको कौन यूज़ करता है, आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये पावर उनके पास है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन है आपका, US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा हमारे वी मोहना के ऊपर है, ओके मैम। तो क्वेश्चन है आपका, जस्टिस वी मोहना गेन्ड नेशनल रिकॉग्निशन फॉर आर्ग्यूइंग अ लैंडमार्क केस रिलेटेड टू, जस्टिस वी मोहना को किस महत्वपूर्ण मामले में बहस करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, ओके। तो आपके ऑप्शन ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, बी राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, सी विमेंस परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, या डी GST रिफॉर्म्स, GST सुधार। तो जिनसे इनको मतलब बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी, जो लैंडमार्क केस है वो है आपका भारतीय सेनाओं में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, ठीक है, राइट ना। तो जनरली क्या होता है कि एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है फिर आपका SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन ना। तो यहाँ पे तो मतलब आप 10 to 14 मतलब 10 से 14 साल बाद फिर आप रिटायर हो जाते हैं इसके अंदर ना। बट परमानेंट कमीशन में क्या होता है कि जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं होती 58, 60 या जितनी भी होगी, तो तब तक आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, राइट ना। पहले परमानेंट कमीशन में क्या था कि मेंसी होते थे, SSC में जाती थी, तो परमानेंट कमीशन में नहीं थी महिलाएं, तो उन्होंने फिर एक केस लड़ा था। तो अब मतलब मेरे ख्याल से एक IMA का पहला जो एक विमेन कैडेट जो बैच है, मतलब वो भी शायद हो गया है पॉइंट, वो नो शायद अभी न्यूज़ में आएगा ये चीज़। तो उन्होंने जो केस लड़ा था वो कौन सा था, विमेंस परमानेंट कमीशन इन दी इंडियन आर्मी, ओके। तो इससे क्या होता है कि इससे जो महिला अधिकारियों के करियर के अवसर बढ़ाकर सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को मजबूत किया, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मेवन स्टैंड फॉर, मेवन का पूरा नाम क्या है, ओके, ये भी अभी न्यूज़ में था। ऑप्शन ए मार्स एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी एक्सप्लोरेशन नेटवर्क, मंगल ग्रह के वायुमंडलीय वेग अन्वेषण नेटवर्क, ओके, ये प्रॉपर हिंदी है। बी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन, मंगल ग्रह का वायुमंडल और वाष्पशील विकास। सी मार्शियन एटमॉस्फेयर वेरिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन नेटवर्क, मंगल ग्रह के वायुमंडल का सत्यापन और अन्वेषण नेटवर्क। या डी मार्स एडवांस्ड वोकेनिक एनवायरनमेंट नेविगेटर, मंगल ग्रह का उन्नत ज्वालामुखीय पर्यावरण नेविगेटर। आपने बताना है कि इसमें व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ठीक है, राइट ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो मेवन है, ठीक है, राइट ना। इसका सही
आंसर क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। जनरली क्या है, ये नासा का था, ठीक है राइट ना। ये जो एडवेंचर था आपका प्रोजेक्ट, ये नासा का था और ये लॉन्च कब हुआ था, नवंबर 2013 के अंदर। ये मार्स ऑर्बिट में एंटर भी कर गया था सितंबर 2014 में, ठीक है राइट ना। जनरली वहाँ पे क्या था कि इसने जो उसका अपर एटमॉस्फेयर है मार्स का, ठीक है राइट ना, उसके बारे में इसने स्टडी करनी थी, मतलब ये सारी चीज़ें कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था और एकदम से मतलब कैसे वो ख़त्म हो गया वहाँ पे वो ना, कि अचानक से क्या चीज़ें हुई कि जिससे वो मतलब बदल गया। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था ये वाला प्रोजेक्ट। बट अब जनरली क्या हो रहा है कि जो नासा है उसका इस जो वहाँ पे वो होगा, ठीक है राइट ना, मतलब जो विमान वगैरह होगा, ठीक, तो उससे उनका अब कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो नासा ने मेवन को क्या किया है कि मतलब उन्होंने उसको फेयरवेल दे दी है, ठीक है राइट ना। वैसे ही जो प्रोजेक्ट था मतलब वो बहुत छोटे पीरियड के लिए था, बट ये करीब 11 साल तक वहाँ पे ऑपरेट करता रहा, तो मतलब इसको सक्सेसफुल माना जाएगा। बट अब इससे कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो नासा वालों ने क्या किया है कि इसको मतलब फेयरवेल दे दिया, ठीक है राइट ना, मतलब उन्होंने ऑफिशियली इसको शट डाउन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Odisha was selected for the PM Suryagar Excellence Awards for its performance during which campaign? ओडिशा को किस अभियान के दौरान किए गए प्रदर्शन के लिए पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए चुना गया था? ओके, तो आपके ऑप्शन ए सोलर इंडिया मिशन, बी मंथ ऑफ सोलर कैंपेन, सी नेशनल एनर्जी वीक, डी ग्रीन होम्स इनिशिएटिव। तो जो इसके अंदर सही आंसर होगा, अभी एक चला था मंथ ऑफ सोलर कैंपेन, तो ये जो कैंपेन था इसके अंदर उड़ीसा ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है राइट ना। तो ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सोलर कैंपेन, ठीक है, ये मई में कंडक्ट हुआ था, तो वहाँ पे उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उड़ीसा की, ठीक है राइट ना, तो इस वजह से उसको ये प्राइस दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टिंग इज मेजर्ड एज, वेस्टिंग को इस तरह मापा जाता है, आपके ऑप्शन ए लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से कम लंबाई, बी लो वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से कम वजन, सी लो वेट फॉर हाइट, लंबाई के हिसाब से कम वजन, या डी लो बीएमआई फॉर एज, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, उम्र के हिसाब से कम बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है राइट ना। जैसे एक बीएमआई होता है कि 5 फुट की, 5 फुट 1, 5 फुट 2, तो उसके हिसाब से आपका वजन इतना होना चाहिए। तो आपने बताना है कि वेस्टिंग इज मेजर्ड एज, तो जो वेस्टिंग होता है उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से आपका जो वजन है वो काफ़ी कम है, ठीक है राइट ना, उसको बोला जाता है आपका वेस्टिंग। अब जनरली क्या होता है कि ये संकेत करता है कि आप गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे की वजन की तुलना उसकी लंबाई से करके मापा जाता है, तो मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका वेस्टिंग। तो बच्चों में वेस्टिंग कैसे होती है, मतलब जनरली जैसे आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है, राइट। ओके, या तो मतलब आपका जो वजन है तेज़ी से घटता है, या फिर आपका वजन बढ़ नहीं रहा। ओके, आपकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो जिससे उनकी लंबाई के हिसाब से वजन खतरनाक रूप से कम हो जाता है, मतलब इसको फिर वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है राइट ना। और उसके मतलब सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो जनरली एक अहम सार्वजनिक स्वास्थ्य पैमाना है, और खासकर ऐसी कमज़ोर आबादी में, मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ें मल न्यूट्रिशन वगैरह होता है, ठीक है राइट ना, मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों से बचाव के लिए, या जो कैजुअलिटीज़ है उनको रोकने के लिए। ओके, तो ये वेस्टिंग उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टंटिंग, ये भी इसी से रिलेटेड है। स्टंटिंग का मतलब है, स्टंटिंग रेफर्स टू, आपको ऑप्शन ए लो वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से कम वजन, बी लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से कम लंबाई, सी लो वेट फॉर हाइट, लंबाई के हिसाब से कम वजन, या डी लो बीएमआई फॉर एज, उम्र के हिसाब से कम बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो हमने देख लिया था वेस्टिंग क्या होता है, जो स्टंटिंग होता है ये भी इससे रिलेटेड है, बट इसमें क्या होता है कि लो हाइट फॉर एज, मतलब आपके जो हाइट के हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से क्या है कि जो आपकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये भी तब होता है, मतलब इसको स्टंटिंग को क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में, बौनापन। ओके, ठीक है राइट ना। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप क्रोनिक मल न्यूट्रिशन है, क्रोनिक का मतलब कि जो बहुत लंबे समय से, ठीक है, उसको क्रोनिक कहते हैं। तो लंबे समय से चले आ रहे कुपोषण को, ठीक है राइट ना, स्टंटिंग बोला, मतलब इसकी वजह से स्टंटिंग होती है, बौनापन आता है। और मतलब आप काफ़ी टाइम से जो न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशन है, मतलब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसको बोला जाता है आपकी स्टंटिंग, बौनापन। और ये कब से कब होता है, तो जीवन के शुरुआती 1000 दिन होते हैं, ठीक है राइट ना, आप पैदा हुए तब से नहीं, जब से मतलब जो विमेन है वो कंसीव करती है, गर्भधारण से लेकर दूसरे जन्मदिन तक, तो जीवन के शुरुआती 1000 दिन, ठीक है राइट ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होता है कि मतलब
कहते हैं ना कि जब बच्चा जच्चा और बच्चा होता है उनका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। अगर उस एज में अगर ये चीज़ें नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता प्रॉपर, तो उससे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, शुरुआती जीवन में स्टंटिंग होने से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान ज़्यादा ठीक नहीं किया जा सकता है। ओके, अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि शुरू में मतलब बच्चों की जो खुराक है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टंटिंग सिर्फ लंबाई की बात नहीं है। स्टंटिंग का मतलब है कि आपका खाना सही से नहीं है, आप जिस माहौल में रह रहे हो अच्छा नहीं है, और मतलब पॉल्यूशन वगैरह का भी इसको आप कह सकते हैं, और काफ़ी टाइम से आप मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, राइट ना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज हैज़ बिन डेवलप्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है: ए JNK जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, या डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसके अंदर सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज है। ठीक है, राइट ना, ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? आपका लद्दाख के अंदर। तो ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही होगा। तो इंडिया का जो फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज है ये लद्दाख के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, राइट ना, उससे जनरली क्या होगा कि जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बनाया जाए, वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अच्छी हो, और जो मतलब जनरली क्या होता है कि बॉर्डर एरियाज में लोग प्रेफर नहीं करते रहना ऐसा वहाँ पे वो ना। अब कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट सेंटर पे रहता है, सिटी सेंटर्स के आसपास ही रहता है, वो ऐसे रिमोट एरियाज में नहीं पहुँच पाता, जबकि वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है अच्छी हो, ठीक है, राइट ना, बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, और लोग वहाँ से फिर माइग्रेट ना करें। मतलब उनको अगर बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं तो ऐसे पुश और पुल माइग्रेशन होता है, तो वो सब चीज़ें ना हो। तो एक स्ट्रेटेजिकली मतलब ये चीज़ है। तो जो पहला फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज है कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? आपका लद्दाख के अंदर। अब जनरली क्या होता है कि जैसे बॉर्डर जो एरियाज़ होते हैं कई बार वहाँ पे जो कंडीशंस होती है काफ़ी हार्श कंडीशंस होती हैं, तो इस वजह से जो वहाँ के लोग होते हैं उनको माइग्रेशन फेस करना पड़ता है। तो जो मॉडल विलेजेस है वो चाहते हैं कि जो ट्रेंड है उसको हम रिवर्स करें। ठीक है, राइट ना, कि वापस से लोग वहाँ पे जाके रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। सीमावर्ती गांवों के विकास में कौन सी सरकारी पहल सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो आपके ऑप्शन है: ए स्मार्ट सिटीज मिशन, बी PM गति शक्ति, सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, या डी डिजिटल इंडिया मिशन। तो खैर आप ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है होनी नहीं चाहिए थी। तो आप इससे आंसर गैस कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके अंदर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत मतलब ऐसे जो मॉडल विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाता है। तो इसका यही फोकस होता है कि जो वहाँ पे जो विलेजेस हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो अलॉन्ग इंडियाज नॉर्थन बॉर्डर। तो अभी एक VVP 1 था, इसके बाद VVP 2 भी आया है। ओके, राइट, वो नो। तो ये जनरली यहाँ पे क्या होगा कि जो रोड्स वगैरह सही रहे, टेली कम्युनिकेशन वहाँ पे हो, टूरिज्म हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हो। ठीक है, राइट ना, जो हम पहले बात कर रहे थे कि लोग वहाँ से मतलब माइग्रेट ना करें। तो वीवी जो पी है आपका, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पार्ट 1, ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जनरली क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम हो गया, हमारा उत्तराखंड है, लद्दाख है, तो वहाँ पे ऐसे जो प्रायोरिटी विलेजेस हैं, ठीक है, राइट ना, उन पे फोकस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर आंध्र प्रदेश फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए किस शहर को चुना गया है? ठीक है, राइट, ओके। तो अभी देख रहे होंगे आपको, मतलब मैं हिंट देता हूँ, एक टॉप जो IT कंपनी है, ठीक है, राइट ना, पूरे वर्ल्ड की, तो उनके जो एक इंडियन वहाँ पे जो लीड है वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भाषण में बोला था कि हम आंध्र प्रदेश के अंदर लगाएंगे। ठीक है, राइट, वो ना, तो कहाँ लगेगा? तो आपके ऑप्शन है: ए विजयवाड़ा में, बी तिरुपति में, सी विशाखापट्टनम या वाइजैक या विजाग आप जिसको बोलते हैं, या डी कुर्नूल के अंदर। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राइट ना, विशाखापट्टनम के अंदर ये लगेगा आपका जो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर मतलब जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, राइट ना, आप जानते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी हम मतलब सेल्फ रिलायंट बने। अभी तो हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है उसके बाद देखते हैं कि थिंग्स विल चेंज। और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, यानी ऑन हाफ वे। तो ये आपसे पूछता है: रिसेंटली विच कंट्री बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाल में ही कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, यानी मतलब इनमें से कौन सी कंट्रीज से हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं?
तो आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, बी कतार, सी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी रशिया। तो अब इसमें क्या आता है कि ये चेंज हो चुकी है थोड़ी जो सिनेरियोज हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे स्टेट ऑफ हाउस में कितनी कंडीशंस वॉलेटाइल हो रखी हैं, ठीक है राइट बोलूँ। तो अभी क्या है कि इसमें ऑप्शन जो सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर बन गया एलपीजी गैस का, ठीक है, इंडिया के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ है ऐसा? कि वहाँ पे जो शेल गैस प्रोडक्शन है, ठीक है राइट ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ओके। और इंडिया और यूएस के बीच में मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रेड रिलेशंस है, राइट, ओके। खैर न्यूज़ में तो हमें बाकी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं, ओके राइट, अबाउट डोनाल्ड ट्रंप कि मतलब वो कैसे क्या क्या चीज़ें एकदम से बोल के और फिर बदल भी जाते हैं, ओके। तो खैर हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी है, हमें मतलब यहाँ पे उनके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस नहीं करना, व्हाट दे आर सेइंग। तो एग्जांपल मतलब जैसे जो एलपीजी इंपोर्ट होता है बाहर यूएस से, ठीक है राइट ना, तो ये पीएम में जैसे उज्ज्वला योजना है टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फूड, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है राइट ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेट अ सी फूड एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच बाय 2031। भारत ने 2031 तक लगभग कितना सी फूड एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, ठीक। तो आपके ऑप्शन है ए $10 बिलियन, बी $20 बिलियन यानी $20 बिलियन, सी $30 बिलियन 30 बिलियन, या डी $50 बिलियन 50 बिलियन। जो इसका सही आंसर होगा, हमने जो टारगेट रखा है 2031 तक, वो कितना रखा आपको? $30 बिलियन का। तो हम चाहते हैं कि मतलब 2031 तक इंडिया मतलब का जो हमारा सी फूड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो कितना टच कर जाए आपका $30 बिलियन। तो इससे ये शो होता है कि जैसे फिशरीज है या एक्वाकल्चर है, उसका कंट्रीज़ की इकोनॉमी के अंदर मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है, ओके राइट ना। अब हम सिर्फ कन्वेंशनल चीज़ों पे नहीं रुके हुए हैं, राइट, हम अपने जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है राइट ना, उनको भी अब चेंज करते जा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से जो श्रिम एक्सपोर्ट्स होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट अर्निंग्स, ठीक है राइट। जो टारगेट है हमारा कितना है वो 2031 तक $30 बिलियन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। भारत से समुद्री खाद्य पदार्थों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन है ए एफसीआई, बी एपेडा, सी एम्पेडा, या डी नाबर्ड, ओके राइट। मैंने इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है, आपको इनका पता होगा ये कौन कौन सी। तो जिसके अंदर सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो एम्पेडा है, ठीक है राइट ना। अब आप एम्पेडा इसको बोले, एम्पेडा बोले, ओके। तो जो एम्पेडा है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जनरली प्रमोट करता है जो आपके मरीन प्रोडक्ट होते हैं एक्सपोर्ट्स को। अरे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ये हेल्प भी करते हैं आपका, चाहे क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात हो या मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट कैच करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस की। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है राइट ना, आपको स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। तो जनरली जो एम्पेडा होता है वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब जैसे यूरोपियन यूनियन या जापान में ये सब चीज़ें जा रही है, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स है उसको मीट कर पाए, राइट, ओके। उसका सही आंसर क्या होगा आपका? एम्पेडा, ओके। तो एम्पीडा, चलो एम्पीडा बोलते हैं उसको हम। क्वेश्चन 28, एम्पीडा फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? एम्पीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, सी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, या डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो जो सही आंसर होगा, जो एम्पीडा है किसके अंदर काम करता है आपके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ओके। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा, राइट, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्विनी इज अ न्यूली रिलीज्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? तेजस्विनी किस फसल की नई जारी की गई किस्म है, ओके। तो एक फसल है, उसकी एक किस्म है, आपने बताना है कि वो फसल कौन सी है। ए टोमेटो यानी टमाटर, बी चिली यानी मिर्च, सी ब्रिंजल बैंगन, या डी ओकरा यानी भिंडी, लेडी फिंगर जिसको आप कहते हैं, ठीक। तो जो इसके अंदर सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मिर्च। जो तेजस्विनी है ये एक नई मिर्च की वैरायटी है, ठीक है राइट ना, उसको नाम दिया गया है आपका तेजस्विनी। तो जनरली ये जो केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है राइट ना, उसने इसको
डेवलप किया है या बनाया है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। तो इसका नाम है तेजस्विनी, और एक न्यू ग्रीन चिली वैरायटी है। ओके, और जनरली ये बुश टाइप ग्रीन चिली होती है, जैसे आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ऐसे करके ना, ये बुश टाइप, ओके, ऐसी होती है। तो जनरली आप अपने घर के बगीचों पे या टेरेस गार्डन्स पे भी इनको उगा सकते हैं। ओके, ये इनके एक अच्छी बात है। तो हम इनके कुछ फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेजस्विनी ग्रीन चिली, ठीक है, ये होगी। तो डेवलप किसने किया? केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। टाइम क्या है? ये आपकी बुश टाइप वैरायटी है, आपके किचन गार्डन्स के लिए, टेरेस गार्डन्स के लिए। ये राउंड कल्टीवेशन है, साल भर मतलब आप कर सकते हैं। फ्रूट कलर कैसे होता है? पहले डार्क ग्रीन, बाद में रेड ऑन राइपनिंग, पकने पे आपकी कैसे हो जाएगी? लाल हो जाएगी। फिर इसका जो कैप्सिसिन कंटेंट होता है 0.45% होता है। कैप्सिसिन मतलब जो उसके अंदर हीट होती है, जो पंजेंट और पंजेंसी होती है, मतलब तीखापन होता है, उसको वो बोलते हैं कैप्सिसिन कंटेंट। विटामिन सी भी होता है। यील्ड पोटेंशियल मतलब काफ़ी अच्छा है, इतना टन आप मतलब 32.5 टन आप पर हेक्टेयर इसको कर सकते हैं। डिजीज टॉलरेंस भी है, बैक्टीरियल विल्ट या जो वायरल डिजीज होते हैं, ठीक है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिथियम ट्रायंगल रेफर्स टू अ रीजन शेयर्ड बाय विच 3 कंट्रीज? लिथियम ट्रायंगल शब्द किन 3 देशों के बीच बटे एक क्षेत्र को बताता है? तो आपके ऑप्शन है: ए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली; बी अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली; सी बोलीविया, पेरू, चिली; डी अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू। तो इसका जो लिथियम ट्रायंगल है, इसका बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है, ठीक है, राइट ना। हम तो ऐसे ही करते थे, ए बी सी। ओके, तो ए बी सी में याद रखना है कि बी क्या है इसके अंदर। तो ये आपका अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर वो सही होगा। हम ये ट्रायंगल को देख लेते हैं, ठीक है, राइट। तो ये साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट ना। ये कोस्ट एरिया यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये आपका चिली, ये आपका बोलीविया, और ये आपका अर्जेंटीना। तो मतलब यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स हैं, जैसे अर्जेंटीना के अंदर 20 मिलियन टन्स, बोलीविया में 21 मिलियन टन्स, चिली के अंदर 11 मिलियन टन्स। तो इनको बना के मिलता है आपका एक लिथियम ट्रायंगल। ओके, ए, बी और सी। तो ये हो गया आपके। तो यहाँ पे जैसे जो साल्ट प्लेट्स होते हैं, मतलब ब्राइन साल्ट जिसको आप बोल सकते हैं, राइट ना, उनके मतलब बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। तो अगर जैसे साइट्स का नाम पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं, जैसे सलाडा यूएनी है आपका बोलीविया के अंदर। ओके, उयूनी, ओके। एर एक आपका सलाडे अटकामा, ये चिली के अंदर है, ठीक है, राइट ना। ये क्या है? आपके मेजर लिथियम रिच साल्ट फ्लेट्स हैं। तो ये तीनों क्या है कि मतलब दे कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स। ओके, तो हम इसको एबीसी करके याद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम इज क्लासिफाइड एज, ओके, उसी से रिलेटेड है। लिथियम को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए प्रीशियस मेटल, कीमती धातु; बी रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व; सी क्रिटिकल मिनरल, महत्वपूर्ण खनिज; या डी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियोधर्मी तत्व। तो जो लिथियम है इट इज क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल मिनरल। तो ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण खनिज है। और जनरली कहाँ पे होता है? ये आपका जो ईवी है, ठीक है, राइट ना, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसके प्रोडक्शन के अंदर इसको काफ़ी डिमांड रहती है इसकी, ओके, राइट। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इसकी काफ़ी डिमांड है। तो जो आपका लिथियम है क्या है आपका? इट्स अ क्रिटिकल मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैराकल इज बेस्ट नोन एज, कैराकल को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? ओके, तो आपके ऑप्शन है: ए लार्ज बियर स्पीसीज, भालू की एक बड़ी प्रजाति; बी वाइल्ड कैट विद लॉन्ग ब्लैक ईयर टफ्ट्स, लंबे काले कान के गुच्छों वाली जंगली बिल्ली; या सी डियर स्पीसीज, हिरण की एक प्रजाति; या डी माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरी। तो जो उसके अंदर सही आंसर होगा वो जो कैराकल है वो क्या है? आपके लंबे काले कान के गुच्छों वाली एक जंगली बिल्ली। आपने डिस्कवरी वगैरह में भी देखा होगा उसको, ये कैराकल है, ठीक है, राइट। तो इसका जो नेचर होता है बहुत एलिजिव होता है नेचर इसका, मतलब इतनी जल्दी ये दिखाई नहीं देती। तो जनरली भी क्या है कि जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क का आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ पे इसको मतलब देखा गया है। ओके, तो ये कैराकल होता है और ये मतलब बहुत तेज दौड़ सकता है और ये बहुत लंबी छलांगी मार सकता है, मतलब जैसे घात लगा के हमला करना, ओके, राइट, वो ना। और इसके कान आप देख सकते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो जो कैराकल्स होते हैं दे कैन जंप हाई इनफ टू कैच बर्ड्स इन फ्लाइट, ये इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं कि उड़ते हुए पक्षियों को भी पकड़ ले। उड़ते हुए पक्षियों का मतलब ऐसे नहीं कि वो आसमान में उड़ रहा है, हम जैसे कई बार क्या होता है कि जब जो पक्षी है वो टेक ऑफ कर रहा है तो उसकी जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, ओके, टी राइट ना, उड़ने की। तो काफ़ी मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी हाइट पे जब वो पहुंच जाता है तभी वो जंप मार के उस पक्षी को पकड़ लेते हैं, ओके। तो काफ़ी फुर्तीली होती है और इसका बहुत एलिजिव नेचर होता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, जनरल साइट नहीं होती इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? ओके, यूपीएससी टाइप।
तो ऑप्शन ए है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज़ इंडियाज हाईएस्ट टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। टीएफआर का मतलब ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का टीएफआर सबसे ज़्यादा है। बी, इट्स टीएफआर इज अबव रिप्लेसमेंट लेवल, इसका टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। सी, इट्स द ओनली स्टेट यूटी विद अ टीएफआर बिलो 1.0, ये एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसका टीएफआर 1.0 से कम है। डी, इट्स फर्टिलिटी रेट इंक्रीज्ड इन एनएफएचएस, नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके अंदर इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ गया है। ओके राइट ना, ये चीज़ तो आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो अभी ये एनएफएचएस हुआ है, ठीक है राइट ना, इसमें सर्वे है तो इसमें बताया गया है कि जो इस अंडमान निकोबार है ये ऐसा एक ऐसी यूटी है जिसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका मतलब 1.0 से भी कम है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन सी सही होगा। तो यह ओनली ऐसा स्टेट या यूटी है जिसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1 से भी कम है। और कितना है आपका, वो 0.9। ठीक है राइट, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि बिलो 1 चाइल्ड पर वुमन, इससे भी कम है, क्योंकि अगर एक वुमेन पे एक चाइल्ड हो तो 1 होना चाहिए। ठीक है राइट ना, तो ये उससे भी नीचे है। तो हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किए थे, अगर मेरी 1-2 क्लासेस अगर आप बैक जाके देखेंगे तो उनमें भी हमने टोटल फर्टिलिटी रेट्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी वो कितना आपका 1.9 है। ठीक है राइट ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 1.9 चिल्ड्रन पर वुमेन। ठीक है राइट, जबकि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है वो क्या होता है 2.1, जैसे हम कहते थे ना, हम दो हमारे दो। ओके, जो लोएस्ट टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो सबसे कम कहाँ पे आपका अंडमान निकोबार के अंदर, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल बहुत ही कम नीचे है भाई। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है तो 0.9 है, तो सबसे कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपकी जो चाइल्ड पॉपुलेशन होती है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, डेमोग्राफिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग जाती है। ओके राइट, ओके, क्योंकि बच्चे हो नहीं रहे तो ये बढ़ते जाएंगे। अब जब आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे गवर्नमेंट को क्या होता है, उनके फिर हेल्थ केयर के ऊपर, पेंशन के ऊपर उनको खर्चे करने होते हैं। राइट, ओके, तो ये भी एक उनके ऊपर एक नया बर्डन आता है फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट पफ बॉल मशरूम इज करेक्ट। आपने बताना है कि पफ बॉल मशरूम के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए, दे पोजेस प्रोमिनेंट गिल्स बीनीथ द कैप, इनके कैप के नीचे स्पष्ट गिल्स होते हैं। ओके, बी, दे प्रोड्यूस स्पोर्स एक्सटर्नली ऑन लीव्स, ये पत्तियों के पर भारी रूप से बीजाणु पैदा करते हैं, स्पोर्स। सी, दे प्रोड्यूस स्पोर्स विद इन अ स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडी, ये गोलाकार फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बीजाणु पैदा करते हैं। ये डी, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फूल वाले पौधे हैं। ओके, तो जो इसका सही आंसर होगा जो पफ बॉल मशरूम है। ठीक है राइट ना, खैर अभी मतलब इनके बारे में माना जा रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, और मतलब अभी इनका वो शायद इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि वही चीज़ें, बट इनके बारे में ये चीज़ सही है कि दे प्रोड्यूस स्पोर्स विद इन अ स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडी। ओके राइट ना, ये गोलाकार फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बीजाणु पैदा करते हैं। अब आप सोचेंगे जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं। देखिए, स्पोर्स का मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप कह सकते हैं कि सिंगल सेल ना रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। ठीक है, जनरली जैसे जो बीज होता है, बीज को क्या होता है कि फ्यूज़ करने के लिए उनको एक दूसरे सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है राइट ना, जैसे हम सीड्स की हम बात करें तो, बट स्पोर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनको मतलब फ्यूज़ करने के लिए, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए दूसरे सेल्स की, दूसरे मतलब कंपोनेंट की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। ओके राइट, तो एक बॉडी के अंदर होते हैं, जब इनको राइट एनवायरनमेंट मिलता है तो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है राइट ना, फिर हवा से उड़ के या पंछियों के पैरों में लग के दूसरी जगह जाके फिर ये ग्रो कर जाते हैं। ओके, तो उनको बोला जाता है आपका स्पोर्ट्स। राइट, तो जनरली क्या है कि जो येलो पफ बॉल मशरूम है ये कहाँ पे अभी इसके साइट हुआ है। ठीक है राइट ना, कहाँ इसको देखा गया है, तो आपका एक जडुआ विलेज है। ठीक है राइट ना, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है राइट ना, वहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट किया गया है। और इसका अगर हम एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करें तो ये है बोविस्टा कोलोराटा। राइट, ओके, आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बोविस्टा कोलोराटा। ओके, तो इसके अंदर ऑप्शन सी सही है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स विद इन अ स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडी। राइट, ये है आपका पफ बॉल मशरूम्स। ठीक है राइट, इनका इकोलॉजिकल रोल क्या होता है, फंगस है। ठीक है राइट ना, डिकम्पोजर होता है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लर होता है। राइट, कहाँ पे इनकी साइट सीइंग हुई है आपकी, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बायोडाइवर्सिटी रीजन कौन सा है, ईस्टर्न हिमालयाज होंगे, वेरी ऑब्वियस। हाँ, बट जो इनका स्टेटस है अभी टेंटेटिव है, मतलब अभी माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन आना मतलब बाकी है, अभी टेंटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीमेंट फॉर्म्स द सेंट्रल बेसिस फॉर मैनी डिस्कशंस एट दी बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बोन जलवायु सम्मेलन में कई चर्चाओं का मुख्य आधार कौन सा समझौता है। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए, कयोटो कन्वेंशन, बी
बेसल कन्वेंशन, सी पेरिस एग्रीमेंट पेरिस समझौता, या डी वियना कन्वेंशन। जिसका सेंट्रल बेसिस होता है वो होता है आपका पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है राइट ना। इसके अंदर ऑप्शन सी सही होगा। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो कंट्रीज होती है वो जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखा था ना कि जो हमारा ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए, ठीक है राइट। वो ना तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या होता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, मिटिगेशन किया जा सके, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर सके अपने आप को, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हम डेवलप कर लें कि मतलब कम से कम हम नुकसान हो हमारा। क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म की, तो ये सारी चीज़ें आपकी बोन क्लाइमेट कन्वेंशन के अंदर होती है। तो जनरली बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस क्या, आप इसको एक सब्सिडरी बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है राइट ना, कोप का, ओके राइट। अभी जैसे जो अंतालिया तुर्की के अंदर होगा, तुर्की में होगा, तो ये एक आपका ना एक मिड ईयर एक समिट होता है UNFCCC का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर टेक्निकल नेगोशिएशंस के ऊपर बात होती है, और जो आप तुर्की के अंदर ये जो अब COP31 होगा तो उसकी जो ड्राफ्ट डिसीजंस वगैरह होते हैं वो इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है राइट ना, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर। और SB64 सब्सिडरी बॉडी, अब इसको बोल सकते हैं 64, मतलब ये इसका 64 सेशन है, ठीक है राइट ओके। ये आपका बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और ये कब से कब तक होगा, ये जून 8 से लेकर जून 18 तक होगा बोन जर्मनी के अंदर, राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोज्ड मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर्स MLFACs आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। प्रस्तावित मेगा लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज क्लस्टर में से किन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला बिहार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो ए कहता है कि पहला और दूसरा, बी कहता है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, सी कहता है दूसरा तीसरा चौथा सही है, और डी कहता है कि चारों ही सही है, मतलब चारों ही स्टेट में ये क्लस्टर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन डी सही होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है राइट ना। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। एक मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर्स है जिनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन 4 स्टेट्स के अंदर, ओके राइट। तो ये जगह कौन कौन सी होंगी, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर, ठीक है, सीतापुर मुरैना आपका मध्य प्रदेश के अंदर, रायगढ़ आपका महाराष्ट्र के अंदर, और रानीपेटा कहाँ है आपका तमिलनाडु में, ओके। तो ये 4 हैं आपके जहाँ पे ये क्लस्टर प्लान किए जा रहे हैं, राइट ओके। तो हम स्कीम बता देते हैं आपको, स्कीम कौन कौन सी है, कुछ फैक्ट एंड डिटेल्स एक्स्ट्रा जीके। तो स्कीम है आपकी इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है आपकी, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रहा आपका 898 करोड़ का, 898 करोड़ का, ठीक है राइट। की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक्सपोर्ट रेडी होना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, जो MSMEs होते हैं उनको सपोर्ट करना। तो की लोकेशंस आप देख सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है राइट। एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, मतलब यहाँ पे जो वेस्ट वाटर वगैरह को ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज होगा, ठीक है राइट ना। ऐसा नहीं कि हर यूनिट का अलग अलग से होगा, वो सेंट्रलाइज होगा, ओके, ये चीज़ में अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, विनिमय मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, हवाई यातायात प्रबंधन, बी कोस्टल सिक्योरिटी सर्विलांस, तटीय सुरक्षा निगरानी, सी लैंडपोर्ट मैनेजमेंट एंड बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन, लैंडपोर्ट प्रबंधन और सीमा व्यवहार को सुविधाजनक बनाना, डी है आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतर्देशीय जल परिवहन, ओके। तो जिसके अंदर सही आंसर होगा, जो विनिमय है वो किससे रिलेटेड है आपका, वो है आपका लैंडपोर्ट प्रबंधन और सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ओके। ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही होगा। तो जैसे लैंड पोर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सी पोर्ट्स होते हैं वैसे ही लैंड पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो आपके जो कार्गोज होते हैं वहाँ से पास होते हैं, पैसेंजर्स वहाँ से जाते हैं, ठीक है राइट ना, व्हीकल मूवमेंट्स होती है। तो स्मूथ करने के लिए एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है राइट ना, जिसका नाम है आपका विनिमय। अब जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये पेट्रापोल लैंड पोर्ट है, ये कहाँ आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है राइट ना। तो ये एशिया का सबसे बड़ा और शायद साउथ एशिया का सबसे बिजिएस्ट लैंड पोर्ट है, ठीक है राइट ना, पेट्रापोल लैंड पोर्ट वेस्ट बंगाल के अंदर। तो जैसे वहाँ पे कार्गो ट्रक्स वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको मतलब फिर बार बार मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होगा कि उनको हम डिजिटली क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे, हम डिजिटली वेरीफाई करके उनको क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करा देंगे, ओके। तो यह है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका डिजिटल इनिशिएटिव है। कब ये लॉन्च हुआ था, 9 जून 2026 के अंदर। डेवलपर कौन है इनके, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप देख सकते हैं अमित शाह की यहाँ पे फोटो दी। पर्पस क्या है इसका? स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, ठीक है राइट। फीचर्स क्या होंगे आपके? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो होगी, बार बार आपको मल्टीपल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका ANPR। ANPR होता है आपका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड गेट ऑपरेशन। नंबर आपने देखा, ठीक है राइट ना, अगर उसकी एंट्री हो चुकी है तो खुल जाएगा, गाड़ी आगे मूव ऑन कर जाएगी। रियल टाइम डेटा शेयरिंग, ओके। कौन कौन से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स होंगे? जैसे कस्टम्स वालों का आइस गेट है आपका, ये लॉजिस्टिक्स यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होता है, इसको यूडीप कहते हैं। और मोटर व्हीकल इकोसिस्टम, तो जिसकी जो कवरेज होगी अराउंड 50 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स हैं अक्रॉस इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज कंसिडर्ड द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द नीपा वायरस? नीपा वायरस का प्राकृतिक स्रोत किस जानवर को माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए पिग यानी सुअर, बी बैट चमगादड़, सी मंकी बंदर, या डी रैट चूहा। तो खैर इसका आंसर आपको पता होगा। जो नीपा वायरस होता है इसका जो कैरियर होता है वो कौन होता है आपका? नेचुरल, वो होता है आपका चमगादड़, ठीक है राइट। ऑप्शन बी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा। खासकर जो फ्रूट बैट्स होते हैं, अब उनको हम टैरोपस बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, ठीक है राइट ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। बैट्स का नाम होता है फ्लाइंग फॉक्सेस, तो ये फ्रूट बैट्स होते हैं। तो ये जनरली नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं नीपा वायरस के। तो क्या होगा कि जब भी जैसे किसी भी फ्रूट्स को कंटामिनेट करेंगे, क्योंकि फ्रूट बैट्स हैं, ठीक है राइट ना, तो उनके लार की वजह से या पेशाब या मल की वजह से फलों या खजूर के रस में वो दूषित हो जाते हैं, ठीक है राइट ना। तो उससे क्या होता है कि कंटामिनेट कर देते हैं, तो इससे वायरस क्या होता है? फैलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीपा वायरस इन्फेक्शन कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ दी। नीपा वायरस संक्रमण से शरीर के किस अंग में सूजन आ सकती है? ओके, तो आपके ऑप्शन है लीवर, बी है आपका ब्रेन मस्तिष्क, सी है आपका किडनी, या डी है आपका पैंक्रियाज अग्नाशय। तो जो सही आंसर होगा उसका, इसके इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो आपके मस्तिष्क है, ठीक है राइट ना, इसमें क्या हो सकती है? स्वेलिंग आ जाएगी आपके। स्वेलिंग मतलब सूजन आ सकती है आपके, ठीक है राइट। और ये किस वजह से होती है? आपके इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, इसको मतलब मस्तिष्क की सूजन बोला जाता है सीवियर केसेस में। और इससे क्या होगा कि जब स्वेलिंग होती है आपके तो कन्फ्यूजन होगा, आप सीजर्स होंगे, दौरे वगैरह पड़ते हैं, ठीक है राइट ना, कोमा में भी जा सकते हैं, और मतलब जो लास्ट होगा उसमें मतलब कैजुअलिटी हो सकती है, फिर डेथ भी हो सकती है। तो इसका यही है कि जो मैनी फैटिलिटीज अगर ड्यू टू एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है राइट ना, ब्रेन में इससे क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है आपकी। तो ये है आपका हैनिपा वायरस पैथोजन प्रोफाइल। इंडिया में इसको नीपा वायरस बोलते हैं, ठीक है राइट ना। तो जीनस इसका क्या है? वो हैनिपा वायरस। जो नेशनल रिजर्वायर है कौन है आपके? फ्रूट बैट्स होते हैं, इनको टैरोपस हम बोलते हैं, ठीक है राइट ना। ये इस चीज़ को फैलाते हैं। डिजीज टाइप जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, इसको हम जूनोटिक बोलते हैं, ठीक है राइट। मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? आपके फीवर, बुखार हो गया, हेडेक होना, रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है राइट, या इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क में सूजन आ रहा। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, जी हाँ, ये पोटेंशियल है ऐसे करके ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड हो सकता है। फर्टिलिटी रेट देख सकते हैं 40 to 75% है। वैक्सीन अभी कोई वाइडली अवेलेबल ऐसी लाइसेंस्ड ह्यूमन वैक्सीन नहीं है। और इसकी जो मल्टीपल आउटब्रेक्स ब्रेकआउट्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे आपके? मतलब ये केरला के अंदर हुए थे, ये तमिलनाडु की शो कर रहा है इसके अंदर, ओके, इसको हटा दिए। केरला के अंदर मल्टीपल आउटब्रेक्स हो चुके हैं इसके, जैसे आई थिंक 2018, फिर 19, 21, 23, 24 ऐसे करके, मतलब 4-5 बार ये यहाँ पे केसेस आ चुके हैं केरला के अंदर नीपा वायरस के ना। फर्स्ट तो शायद मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में हुआ था इसका 2006 या 7 के अंदर शायद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप्स इज लोकेटेड नियर। ये इंडिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है राइट ना। तो जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन दे रखे ए बेंगलुरु कर्नाटका, बी पुणे महाराष्ट्र, सी हैदराबाद तेलंगाना, या डी चेन्नई तमिलनाडु। तो जो GMRT है कहाँ पे आपका लोकेटेड है? ये आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही आंसर होगा, ठीक है राइट। तो GMRT है, इसको कहाँ पे आपका लोकेट किया गया? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो पूरे वर्ल्ड्स की है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रेडियो एस्ट्रोनॉमी फैसिलिटीज़, ठीक है राइट ना। अब जनरली इनसे क्या होता है कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज होती हैं, ये जो पल्सर होते हैं, ठीक है राइट ना, उनकी स्टडी की जाती है। पल्सर्स मतलब आपके जो डेंस न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, ठीक है राइट ना, उनको पल्सर्स बोलते हैं, ओके। तो कहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, फॉर ये रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए। तो ये आपके कोडार्ड नियर पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है राइट ना, रेडियो टेलीस्कोप एरे होता है, ठीक है राइट, ये हो गया एरे, ठीक है। नंबर ऑफ एंटीनास इसके अंदर कितने हैं? टोटल 30 हैं। हर डिस्क का डायमीटर है कितना होगा? डायमीटर मतलब ये चीज़ 45 मीटर ईच, मतलब 45 मीटर बहुत ज़्यादा होता है अगर डायमीटर की हम बात करें।
इसके ऑपरेटर कौन है आपके? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है राइट। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है UGMRT। तो इसकी मेजर जो यूजेस किस लिए होते हैं आपके? पल्सार्स की स्टडी करने के लिए, जो न्यूट्रॉन स्टार हो गए आपके, ठीक है राइट ना, फास्ट रेडियो बर्स्ट हो गए। देखिए जो FRB होता है, जनरली क्या होते हैं कि बहुत कम सेकंड की, मतलब मिली सेकंड की ना रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है राइट ना, रेडियो सिग्नल्स आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है राइट ना, उनकी स्टडी के लिए। गैलेक्सीज हो गई, या फिर आपका न्यूट्रल हाइड्रोजन स्टडीज़ है, मतलब पूरे जो गैलेक्सी के अंदर सबसे जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है आपका हाइड्रोजन ही है, ठीक है राइट। वो ना न्यूट्रल हाइड्रोजन, मतलब इसके अंदर कोई कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है इसके पास, ठीक है राइट ना, इसको न्यूट्रल हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर कॉस्मोलॉजी हो गया, मतलब गैलेक्सीज का अध्ययन करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज GSLV MK3? इनमें से किसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है राइट ना। तो GSLV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन है PSLV, B SSLV, C LVM3 या D ASLV, ठीक है राइट ना। वो यहाँ पे भी ऑप्शन सेम ही हो गए प्रिंट होके। तो पहले, यानी पहला नाम उसका GSLV MK3 था, बट उसका नाम अब चेंज हो चुका है। तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन C, ठीक है राइट ना। तो जो ऑप्शन C है वो इसके अंदर सही आंसर होगा। पहले इसको GSLV माना जाता था, ठीक है राइट ना, बोला जाता था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, ठीक है राइट ना। अब इसको ऑफिशियली रिनेम कर दिया गया आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। तो GSLV MK3 आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है राइट। ये कब हुआ था? आपके चंद्रयान 3 के अंदर, ठीक है राइट, जब लॉन्च किया गया था। ओके। तो LVM3 ये मतलब सबसे हैवीएस्ट वो है लॉन्चर, मतलब ठीक है राइट ना, मतलब भारी से भारी पेलोड को आप इसमें कैरी कर सकते हैं। ओके। तो जो LVM3 है लॉन्च व्हीकल Mark 3, ये इंडिया का हैवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए, या फिर जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होते हैं, ठीक है राइट ना, ये उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके। LVM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी स्टेजेस डज LVM3 हैव? LVM3 में कितने चरण होते हैं? तो आपके ऑप्शन है A2 यानी 2, B कहता है 3 यानी 3, C कहता है 4 4, D कहता है 5 यानी 5। तो देखिए जनरली जो इसमें स्टेजेस होती है, मतलब फ्यूल वाली स्टेजेस होती है, ठीक है राइट ना, जब तक वो अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता। तो इसमें कितनी स्टेजेस है आपकी? 3 स्टेजेस है, ठीक है राइट ना। तो इसके अंदर ऑप्शन B सही होगा। इसके अंदर 3 स्टेजेस है, और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? जैसे पहली हो गई आपकी 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स S200, फिर दूसरी है आपकी लिक्विड कोर स्टेज, और थर्ड है आपकी क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है राइट ना। तो मतलब ये स्टार्टिंग के लिए, ये एक्सलेट करने के लिए, और ये पेलोड को आपके ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए, ठीक है राइट ना। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है राइट। ओके। तो आपके 2 मैसिव S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है, ये लगे हुए हैं यहाँ पे, राइट। ओके। एक एक जीरो और ऐड ऑन कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होता है, कि मतलब जब उसने टेक ऑफ करना होता है, ठीक है राइट ना, तो वहाँ पे जो स्टेज 1 होती है उसके अंदर किसका यूज़ होता है? आपके मैसिव S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का, ठीक है राइट। उसके बाद आती है स्टेज 2। अब जब इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है राइट ना, ये हट जाएंगे, इसके बाद इनका रूल आता है फिर आपके जो लिक्विड कोर स्टेज है, ठीक है राइट ना, L110 L110। ये भी आपके ट्विन लिक्विड फ्यूल विकास इंजन से। ये क्या करते हैं कि ये इसको एक्सीलरेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, अब इसकी जो स्पीड है उसको और बढ़ाएंगे। ओके राइट। उसके बाद जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आता है आपका फिर क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है, ये होता है एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक में क्या होता है, आपकी लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है राइट ना। एज ए फ्यूल उनको यूज़ किया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि जो पेलोड्स होते हैं उनको ऑर्बिट के अंदर अपने स्टैब्लिश करना। तो ये 3 स्टेज होता है, ठीक है राइट। सॉलिड स्ट्रैप, लिक्विड कोर और क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है। पहले का काम क्या है? लिक्विड वो इनिशियल थ्रस्ट देना। सेकंड का काम है एक्सीलरेट करना, और तीसरे वाले का काम क्या होता है कि पेलोड को एक प्रिसाइजन के साथ ऑर्बिट के अंदर स्टैब्लिश करना। ओके राइट, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द रिपोर्ट कंटेनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग दोज फॉर इंडिया? ठीक है, कौन सी संस्था वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमानों, जिसमें भारत के अनुमान भी शामिल हैं, वाली रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो आपके ऑप्शन है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है। B वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, या C है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर D है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड आउटलुक। तो कौन सी रिपोर्ट है और कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑप्शन 20 के अंदर सही होगा, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है राइट ना। जो रिपोर्ट होती है क्या बोलते हैं हम इसको?
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो जनरली क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स वगैरह रह रहे हैं या कौन से किस देश की जो इकोनॉमी है कितनी दर से ग्रो करेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है आपका ये रिपोर्ट बताती है आपकी वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, राइट। तो जनरली जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह होते हैं वो इन इन जो रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आने वाले अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। जैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक, 25 से 26 तक, वो कितनी रहेगी आपकी 6.6%। तो इसका मतलब ये शो करता है कि आप जो डोमेस्टिक डिमांड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी आपकी हाई रहेगी, राइट। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड बैंक जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया 6.6%। हम और फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट। ये फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। कौन इसको जारी करता है? आपको वर्ल्ड बैंक। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। जीडीपी फार्मूला क्या होता है? अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, राइट। रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, राइट। उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ओ रियल जीडीपी, राइट। तो इंडिया के लार्जेस्ट अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर की बात करें तो आप सबको पता है वो कौन है? आपका सर्विसेज। ठीक है, राइट ना। सर्विस सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता है। ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं कि मतलब जो जीडीपी को आगे लेके जाते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, राइट। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज सेट अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ अचीविंग व्हाट लेवल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय 2047। भारत ने 2047 तक किस स्तर का निर्यात हासिल करने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है? तो आपकी ऑप्शन ए $5 ट्रिलियन, बी $7.5 ट्रिलियन यानी $7.5 ट्रिलियन, सी आपका $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, या डी आपका $15 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन। देखिए, इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है बाय 2047 वो कितना है आपका $10 ट्रिलियन। ठीक है, राइट। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं? ओके, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि एक ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं। तो जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, जो इंडिया ने टारगेट रखा है वो कितना रखा है आपका $10 ट्रिलियन का, राइट। तो मतलब हम 2047 तक हमारा जो टारगेट है एक्सपोर्ट का वो कितना अचीव कर ले आपका $10 ट्रिलियन तक। ओके, राइट। अब हमारा एक टारगेट और है 2047 तक का, वो है आपका विकसित भारत इनिशिएटिव का। ठीक है, राइट। कि एक डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा हमारा 2047 तक। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया कि अपने जो एक्सपोर्ट्स है उसको काफ़ी एक्सपेंड किया, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनी है। तो इंडिया भी चाहता है कि अपने जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं उनको भी वो बढ़ाते जाए। ठीक है, राइट ना। और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाए। जैसे हम सर्विसेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, राइट ना। एक्सपोर्ट में भी सर्विसेज मेरे ख्याल सबसे आगे है। तो इंडिया का जो टारगेट है एक्सपोर्ट टारगेट 2047 का वो कितना है आपका $10 ट्रिलियन। हम बाकी फैक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। ये किससे लिंक है आपका? विकसित भारत 2047 विजन से। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको सपोर्ट करते हैं? जैसे पीएलआई स्कीम्स हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। एफटीएस हो गए आपके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट्स हो गया, डिजिटल ट्रेड हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हो गए। ये चीज़ें इसको सपोर्ट करेंगी, राइट। कहाँ कहाँ पे हमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। एक्सपोर्ट से हमें क्या मदद मिलती है? ठीक है, एक्सपोर्ट्स हेल्प जनरेट फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस आती है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। China recently rejected some consignments of Indian chilies primarily due to the detection of। हाल में ही चीन ने भारतीय मिर्च की कुछ खेपों को मुख्य रूप से इनमें से किसकी मौजूदगी के कारण अस्वीकार कर दिया, राइट। तो आपके ऑप्शन है ए हैवी मेटल्स, भारी धातुएं, बी एक्सेस पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, कीटनाशकों के अत्यधिक अवशेष, सी प्लास्टिक कंटेमिनेशन, प्लास्टिक का संदूषण, डी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो ये अभी न्यूज़ में रहा था काफ़ी ऐसे करके। तो जो चाइना ने उनका एक कंसाइनमेंट था इंडियन चिलीज़ का ना, वो कैंसिल आउट कर दिया था। तो वो इसलिए था कि उसमें जो मतलब पेस्टिसाइड रेजिड्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा आपका, एक्सेस पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा थे। जनरली ये होता है कि जब भी आप कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो उनके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। तो एक एक तो होता है कि मतलब एक परमिसिबल अलाउड लिमिट होती है कि जहाँ तक कुछ चीज़ें उनको अलाउ कर सकते हैं आप, ठीक है, लाइट। लेकिन जैसे ही वो उसको क्रॉस करेंगी तो उसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो इंडिया के साथ ये चीज़ हुई थी।
ओके, तो जनरली क्या था, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परमिसिबल जो लिमिट्स होती है उससे भी ज़्यादा थे, मतलब वो, ठीक है राइट ना। तो इस वजह से उनको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, तो ये हुआ क्यों था, जनरली क्या था, एक आपका पेस्टिसाइड्स होता है, इनको मेथाबेटाफॉस कहते हैं, ठीक है राइट ना, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स होता है। तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई थी, ठीक है राइट ना, आप इसका नाम ध्यान में रखिएगा, मेथाबेटाफॉस, राइट। इसका काम क्या होता है कि इंसेक्ट को मारता है बाय अटैकिंग देयर नर्वस सिस्टम, ठीक है राइट ना, इनका कीटनाशक होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरी बात क्या है कि जो चिली कल्टीवेशन होता है इंडिया के अंदर, उसके लिए अप्रूव नहीं है। ओके, तो ये बहुत वैसी बात है मतलब, तो इसलिए जो एक कंसाइनमेंट था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब आप देख सकते हैं, ठीक है राइट ना, फार्मर्स वगैरह हैं ये उगा रहे हैं यहाँ पे। अभी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो जनरली क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एसपीएस एग्रीमेंट होता है, सैनिटरी एंड फोटो फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप जब भी एक देश से दूसरे देश में अगर जैसे व्यापार हो रहा है, ठीक है राइट ना, तो कोई ऐसी चीज़ ना आ जाएगी जिससे मतलब जो वहाँ के ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन है या एनिमल पॉपुलेशन है या जो प्लांट्स हैं, ठीक है राइट ना, उनको उससे कोई नुकसान पहुँचेगी, मतलब कोई ऐसे टॉक्सिन्स वहाँ पे ना पहुँच जाएँ या वायरसेस वहाँ पे ना पहुँच जाएँ या पेस्ट वहाँ पे ना पहुँच जाए जिससे ह्यूमंस को, एनिमल्स को या जो वहाँ के प्लांट्स है, ठीक है राइट ना, उनको इससे नुकसान हो। ऐसे मेजर्स होते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ पाई जा रही तो क्या होता है कि अब आपने ऐसे चेकआउट किया है ऐसे, ठीक है राइट ना, जैसे ही वहाँ पे आपका चेक हुआ तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है राइट। क्वालिटी कंट्रोल पे जाकर उन्होंने क्या किया कि जो एसपीएस कंप्लाइंस थे उनसे मिल नहीं रहे थे, दैट्स वाई इट वाज रिजेक्टेड। ओके, तो जनरली ये चीज़ होती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, भाई उनकी कोई आमदनी हो नहीं पाई, एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी धक्का लगता है क्योंकि पूरा उनका माल वापस आ गया, फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है राइट ना, पैसा तो आ ही नहीं रहा, मार्केट रेपुटेशन की बात अलग होती है, फिर आपके प्रोडक्ट का नाम खराब हो जाता है। तो इसका वे फॉरवर्ड यही है कि जो जैसे जो भी रेजिड्यू मॉनिटरिंग है, मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो काफ़ी ज़्यादा हाई होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है राइट ना। आप 2 या 3 बार उसको रिफाइन करके देख लो, उनको 3 स्टेजेस में डाल दो और क्या, ठीक है राइट ना, या आप आउटसोर्स कर दीजिए उनको, ऐसे पार्टीज लेके आइए मतलब। तो ठीक है, अब ये देखनी चाहिए ये सब चीज़ें, आप अच्छी लेबोरेटरी स्टैब्लिश कीजिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मतलब स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, तो ताकि ये सब चीज़ें ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन स्कीम इन ओडिशा एम्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम। ओडिशा में हाल में ही घोषित मुफ्त शिक्षा योजना का उद्देश्य इन छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। तो आपके ऑप्शन है ए क्लास 1 to क्लास 12, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, बी KG 2 क्लास 12, KG से कक्षा 12 तक, सी KG 2 ग्रेजुएशन, KG से ग्रेजुएशन तक, या डी KG 2 PG मतलब किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो अभी उड़ीसा स्टेट ने एक फ्री एजुकेशन स्कीम स्टार्ट की है, उसमें मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम KG 2 PG, किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही आंसर होगा, ठीक है राइट ना। तो दे विल गेट फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है राइट ना, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे नहीं कि प्राइवेट में चले जाएं। ओके राइट, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये चीज़ होगी कि भैया आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है राइट ना, वो आपका मीट होगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बैरियर्स की मतलब कई बार क्या होता है कि आप पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, एक जैसे 10वीं 12वीं कर ली फिर ग्रेजुएशन नहीं कर पाई या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, तो ऐसा कोई फाइनेंशियल बैरियर ना हो, तो उसकी वजह से ये स्कीम लागू की गई है। बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो एनरोलमेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं देना आपको, जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आपके जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी इंप्रूव होगी, मतलब स्किल वाले, और एक ग्रेटर सोशल इंक्लूजन होगा, ठीक है राइट। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 21 ये होता है राइट टू एजुकेशन, और रिलेटेड एसडीजी की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है राइट। इसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं आपके, जो लिटरेसी लेवल है वो हाई हो जाएगा, स्किल डेवलप होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, ठीक है राइट ना, और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, राइट। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल बैरियर्स रहेंगे, तो ये कहाँ पे आपका स्टेट उड़ीसा के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रेगुलर सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र है। तो आपने बताना है, आपके ऑप्शन ए विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, बी मानसून सत्र, सी बजट सत्र, या डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, यानी कि मतलब तीनों ही हैं। तो खैर ये पता होगा आपको, इसमें क्या होता है कि रेगुलर सेशन की हम बात करें तो विंटर भी होता है, मानसून भी होता है, और आपका बजट सेशन भी होता है, ठीक है राइट ना। तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन डी इसके अंदर सही आंसर है।
ये तीनों ही क्या होते हैं आपके 3 रेगुलर सेशंस होते हैं। तो बजट सेशन कब होता है आपका? जैन फेब से लेके अप्रैल तक। मानसून सेशन होता है आपका जुलाई से अगस्त तक, और विंटर सेशन होता है आपका नवंबर से दिसंबर के अंदर। ठीक है राइट। तो हम और भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो मानसून सेशन कब होगा आपका? जुलाई से अगस्त में। ठीक है राइट ना। ये जो 3 रेगुलर सेशंस होते हैं उनमें से एक है। आर्टिकल 85 कहता है कि किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके राइट। की फंक्शंस मतलब इन सेशंस में क्या होता है, जैसे लेजिस्लेशंस होंगे, क्वेश्चन आर होते हैं, 0 आवर डिबेट्स, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है राइट। एंड इट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है राइट। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं सेशन के अंदर। ठीक है राइट। लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपका मानसून सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? दिशा एक्ट किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। जो इसका सही आंसर होगा होगा आपका इसके अंदर ऑप्शन सी। जो दिशा एक्ट था ये 2019 में आया था, और इसने किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। ठीक है राइट ना। और ये लॉ किससे रिलेटेड है? द लॉ इज रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है राइट। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानूनों को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश ने 2019 में दिशा एक्ट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग में कंटिन्यू टू डिफर डिस्पाइट अ कॉमन यूनिफॉर्म कोड? एक समान यूनिफॉर्म कोड होने के बावजूद इनमें से किन चीज़ों में अंतर बना रह सकता है? ओके। तो आपके ऑप्शन ए रैंक इंसिग्निया, रैंक के निशान, बी यूनिट बैजेस, यूनिट के बैज, सी रेजिमेंटल डिस्टिंक्शंस, रेजिमेंट की विशेषताएं, या डी ऑल ऑफ द अबव। कि मतलब ये सभी है कि इसमें आपका डिस्टिंक्शंस रहेगी, मतलब ठीक है राइट ना, अलग अलग रहेंगे। तो इसमें सही है, इसमें जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर ये सही होंगे। मतलब अगर यूनिफॉर्म एक भी हो जाए, बट आपकी जो बैचेस होते हैं या रेजिमेंटल जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है राइट ना, ये अलग अलग रहेंगी। जो रैंक बैचेस वगैरह होते हैं ये अलग अलग रहेंगी। तो अभी इंडियन आर्मी के अंदर मतलब आया है ऐसे करके ये चीज़ कि भाई वहाँ पे जो ड्रेस कोड होगा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लाया जाएगा। ठीक है राइट ना। तो इससे क्या होगा कि जो कर्नल लेफ्टिनेंट होंगे वो एक जैसी ड्रेस तो पहन सकते हैं, ठीक है राइट ना, बट जो उनका रैंक्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है राइट ना। तो उनके जो बैचेस होते हैं हम देख सकते हैं हमेशा डिफरेंट होंगे। राइट ओके। तो इसके अंदर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, तो ये क्वेश्चन है आपसे पूछता है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द नालामल्ला टाइगर रिजर्व। द रिजर्व इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में ही नल्लामाला टाइगर रिजर्व में प्राचीन शिलालेखों की खोज की है। ये रिजर्व मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ओके। तो आपसे पूछा गया है कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, 5 सेकंड तक सोचिए, आप बताइए कौन सा हो सकता है इसके अंदर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो सही ऑप्शन है वो उसका आंध्र प्रदेश है। ठीक है राइट ना। जो ये नल्लामाला टाइगर रिजर्व है कहाँ है आपका? मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपका सिचुएटेड है। और एक इसका एक पार्ट है आपका ईस्टर्न घाट्स का। ठीक है राइट ना। लार्जर नल्लामाला फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और ये रिजर्व है किसके अंदर आता है आपके? जो ये रिजर्व है, ठीक है, इस रिजर्व में मशहूर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी शामिल है। ठीक है राइट ना। और ये इंडिया का मतलब इट्स नॉट वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बिगर टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा यही है मतलब। ओके राइट। तो उसको बोला गया है कि वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, बट सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो टाइगर रिजर्व वो यही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा हमारा, आंध्र प्रदेश। दैट इज़ फॉर द डे गाइस। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको इस कंटेंट अच्छा लगा हो तो, और इस वीडियो को आप दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। आपके जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज़ दून जी के वैली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।